लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है। देखिए निबल आपको बताया गया है कि निबल होता क्या है। देखिए एक बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है, याद रखिएगा, एक बाइट बराबर आपका होता है 8 बिट होता है। बिट का मतलब होता है कंप्यूटर में अगर हम 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट यूज करते हैं ना, इन्हीं को बिट बोलते हैं। मतलब 0 1 1 0 इस फॉर्मेट में अगर आपने 8 बिट लिख दिया तो आप बोल देंगे एक बाइट हो गया। और 8 बिट का आधा होता है 4 बिट, यानी एक बिट का आधा मतलब 8 बिट का आधा होगा 4 बिट, 4 बिट बराबर होता है एक निबल, यानी हम ये कह सकते हैं आधा बाइट। आधा बाइट का मतलब होता है आपका, क्या होता है, आधा बाइट का मतलब निबल होता है। या आप कह सकते हैं एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और या आधा बाइट कहिए, ये भी बात एक ही है, आधा बाइट कहिए या 4 बिट कहिए, क्योंकि बाइट में आपके टोटल 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। यहां पर देखिए सेकंड नंबर बताना है, और ये आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सिक्किम। विकल्प नंबर जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा जो फहराया, कहां पर फहराया था। यहां पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यहां पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब बंबई। अब इसका नाम मुंबई हो गया है, पहले इसका नाम बंबई था। विकल्प नंबर जाएगा यहां पर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा गया है, अहमदनगर की किस रानी, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। यहां पर देखिए कमेंट करना है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। चलिए कमेंट करिए सभी लोग यहां पर इसका आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका जवाब यहां पर चांद बीबी है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली थी, जबकि इनकी जो शादी है बीजापुर के शासक आदिल शाह से हुई थी। अकबर ने 1599 में अहमदनगर के किले को जीता था। सर्वप्रथम अकबर ने 1561 में मालवा पर विजय भी पाई थी। मालवा का शासक बाज बहादुर था और इसकी रानी का नाम रूपमती था। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो उसका आंसर क्या होगा, रजिया सुल्तान। और ये भी याद रखिए कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं, गुलामो गुलाम कहते हैं, गुलामो गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को याद रखिएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम थे आपके मोहम्मद गौरी के, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामो गुलाम कहा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। अकबर का अंतिम विजय अभियान जो है 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहां पर बताना है। यहां पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। यहां पर देखिए साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, आपको यहां पर बताना है कितने थे। चलिए कमेंट करिए, यहां पर आपका आंसर क्या होगा। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी आपके क्या थे, अंग्रेजी सदस्य थे आपके, कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बताइए। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, मनोरा का किला कहां पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, मनोरा का किला कहां पर स्थित है। यहां पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मनोरा का जो किला है कहां पर है आपका, ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बताइए। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब आपको यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। 7 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा होगा, 155 होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति, है ना, यहाँ पर लिखा है ना, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, संबंधित है आपका यहाँ पर 155 अनुच्छेद नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल जो जिस राज्य के बनाए जाते हैं वो उस राज्य के निवासी नहीं होते। ये भी याद रखिएगा, जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के आप राज्यपाल कभी भी बनाए नहीं जा सकते, संविधान में कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए।
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए कमेंट करिए 8 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ चुका है, राजकुमार शुक्ल। उनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को बताया कि देखिए चंपारण में आइए, देखिए यहाँ पर किसानों के साथ नील की खेती जो है जबरन करवाई जाती है। तो इन्हीं का पूरा श्रेय था, राजकुमार शुक्ल उनका नाम था। याद रखिएगा, विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, घूमर डैश डैश की लोकप्रिय लोकगीत और कृत नृत्य शैली है। घूमर जो है कहाँ की लोकप्रिय लोकगीत और ये आपकी है ना नृत्य शैली है। घूमर कहाँ की है? 9 नंबर का जवाब आ चुका है, राजस्थान की है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। ये क्या है आपको बताना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 के काम में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करेंगे 11 है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, कौन से देश से लिए गए, रूस से लिए गए, ये भी आपको याद रखना है। विकल्प जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहां पर देखिए पूछा गया, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? यहां पर जवाब क्या होगा? और यहां पर जवाब आ गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर पूछा गया है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम अगर होता है, इसकी शिकायत दर्ज कराने जाएंगे तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या बताया गया है? इसका नंबर है, याद रखिएगा, 1930। विकल्प जाएगा यहां पर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बताइए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदराबाद के चार मीनार का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? यहां पर कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा? और ये जो आंसर इसका यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर पूछा गया है, थोड़ा यहां पर और देख सकते हैं अच्छे से। हैदराबाद के चार मीनार के जो निर्माण है ना, इसका जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। चार मीनार का जो निर्माण है 1591 में कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुल कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे पुत्र थे। इन्होंने गोलकोंडा पर करीब 31 साल तक राज किया था। इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुशैली का इस्तेमाल कर किया गया था और 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी जिसे आप विश्व धरोहर स्थल कहते हैं, वहां पर शामिल भी किया गया है। तो याद रखिएगा, चार मीनार जो आपका है ना, ये आपका विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। कब किया गया? 2010 में किया गया है। चार मीनार की जब हम बात करेंगे, मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कहां पर है, मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। हैदराबाद वैसे भी शहर आपका मूसी नदी है ना। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि उस समय फैली हैजे, है ना, हैजे की जो बीमारी थी, हैजे की बीमारी के नाश करने हेतु इस इमारत का निर्माण करवाया गया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो विकल्प हमने बताया था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हवा की गति को अगर मेजर करना है तो इसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर किया जाता है। एनीमोमीटर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। एमीटर से आप क्या देखते हैं? करंट मेजर की जाती है, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा आपका? एमीटर, यहाँ पर एनीमोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए पूछा गया है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा जिसे आप कहते हैं, है ना, नीला थोथा जो आपने सुना होगा नाम, है ना। नीला थोथा को क्या कहते हैं? उसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, CuSO4। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट अगर हम हाइड्रोजन के अगर एटम लगा दें तो यहाँ पर .5H2 होता है। ये पूरा फार्मूला आपका होता है .5H2O, ठीक है ना। ये Cu यानी कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4।
और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं KNO3 होता है ना, KNO3 होता है आपका, KNO3 होता है, KNO3 होता है। तो इस तरीके से जो ये आंसर आपका यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर आप दे सकते हैं, लिखा भी था इसका फार्मूला। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए आंसर क्या होगा। कोलेरू झील कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। कोलेरू झील कहां पर स्थित है, यहां पर राइट आंसर बताइए। है ना, ये कहां पर है आपका? कोलेरू झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं? कृष्णा और गोदावरी, उन्हीं के बीच में आपका स्थित है आपका कोलेरू झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। यह झील जो है दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय कार्य करती है। इसे वर्ष 1999 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। ये एक रामसर स्थल है। मतलब कोलेरू झील जो है ये आपके रामसर स्थल है। अगर हम भारत में रामसर स्थल की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर 75 आपके टोटल आपके रामसर स्थल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहां पर जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहां पर अध्यक्ष पूछा गया है तो भारत के जो सेवानिवृत्त आपके मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं ना, उन्हीं को बनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य आपके होते हैं। अगर सदस्यों की बात करेंगे कितने होते हैं? टोटल आपके 7 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। और याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? डेट याद रखिएगा, हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया, आपको कमेंट करना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? यहां पर आपको जवाब देना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? 18 नंबर का सभी लोग कमेंट यहां पर लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। और यहां पर बताया जा रहा है समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आप दे सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। श्री गुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया, है ना। यहां पर बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको बताना है। देखिए एक प्रश्न आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। यह भी याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो है अपने चरम पर था आपका। एक प्रश्न आपका आता है, इसी के समय चीनी यात्री जो है फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर पूछा गया है, अगला प्रश्न आपको यहां पर जवाब देना है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? चलिए आंसर लॉक करिए सभी लोग, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? और यहां पर कमेंट आ गया है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको कमेंट करना है यहां पर क्या होगा। यहां पर बोला गया प्रश्न में, महोत्सव जो पर्व है भारत के किस भाग में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। और यहां पर देखिए 20 नंबर का जवाब आ चुका है, यहां पर कह रहे नागालैंड। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की अगर हम बात करें राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी जो आपकी कोहिमा है। कौन सी है?
कोहिमा है, याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? अभी हमने बताया था, इसकी स्थापना जो है आपकी 1993 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इससे एक प्रश्न और बनता है, 1993 में कहां पर की गई, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछेगा मानवाधिकार दिवस, अभी बताया था 10 दिसंबर हर साल आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप कहते हैं, में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां पर स्मोक बम फेंके थे? यहां पर आपको बताना है, बम फेंका गया था आपका, यहां पर आंसर क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। यहां पर विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नामक दो स्वतंत्रता सेनानियों ने, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्मोक बम फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पर वो बम और कुछ पर्चे फेंके थे। पर्चे में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। मतलब वो दिखाना चाहते थे कि ये गलत हो रहा है, और सिर्फ खाली बेंच में फेंका था ताकि ये मतलब उनको एहसास हो सके कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की, ऐसे कोई सुनता नहीं है, धमाका होगा जरूर सुनेंगे, इसीलिए फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और वहीं वो खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के गिरफ्तारी के कारण अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया। उनमें से 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये याद रखिएगा, आप प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने, मतलब कहां पर हुई थी? आपको जवाब देना, आंसर यहां पर क्या होगा? खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है आपकी तुर्की में हुई थी, तुर्की में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगर हम आपसे कहें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी, बात तो सही है। इसके आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1919 में संपन्न सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। और यहां पर एक प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा मनाया गया? खिलाफत दिवस भी आपका मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद में उल्लेखित है, आपको यहां पर बताना है। और यहां पर अगर आपका जवाब अनुच्छेद नंबर 61 है तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आर्टिकल 61 महाभियोग लगाने की कहता है। अनुच्छेद 61 में कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। वो एक अलग बात है कि आज तक भारत में महाभियोग नहीं लगाया गया किसी भी राष्ट्रपति पर। और वर्तमान में 15वीं नंबर की राष्ट्रपति आपकी हैं कौन भैया? द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी, ऑप्शन जाएगा विकल्प के साथ। आपका कौन सा था? आपका अनुच्छेद 61। बैंक दर वह दर होती है जिस पर, है ना, जिस पर डेड डैश, इसके आगे आपको बताना है क्या होगा? 25 बताना क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा केंद्रीय जो बैंक है आपका, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, उसी को हम बोलते हैं आपका बैंक दर, है ना, बैंक दर बोलते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? 26 नंबर। और यहां पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, द्रोणाचार्य अवार्ड, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे और यहां पर आपको बताना, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो है इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? 27 नंबर बताना है। और यहां पर आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। किस काल में आया था? दिल्ली सल्तनत, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, ये कहाँ का निवासी था भैया? मोरक्को का था। कब आया था? 1333 में आया था। कहाँ आया था? दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी काजी बनाया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को भैया कहा तुम चीन जाओ, चीन भेजा था। अब ये प्रश्न कई बार भेजा जाता है, किसके शासनकाल में? इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ठीक है ना। कहाँ का था यात्री था? एक बार तो यही पूछ लिया गया था, इब्न बतूता कहाँ का निवासी थे, प्रश्न पूछा गया सेम, मोरक्को का था। इब्न बतूता ने रेहला रेहला नामक यात्रा विवरण यहाँ पर लिखा है। कौन सा? रेहला नामक यात्रा विवरण लिखा है। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को, राइट आंसर क्या होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कैनिंग, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बी नंबर होगा आपका, यहाँ पर शिलांग कहा जाता है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? 30 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? आंसर जाएगा जयसिंह के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं, शिवाजी ने 1663 में पुणे को और 1664 में सूरत को लूटा था। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने जयसिंह और दिलेर खां के नेतृत्व में शिवाजी के विरुद्ध दो तरफा आक्रमण करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने अंततः पुरंदर के किला में समर्पण कर दिया और जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि भैया किसके किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, 1665 में हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? स्थलीय ग्रह आपका इनमें से है कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे शुक्र तो है, पृथ्वी भी है, मंगल भी है, लेकिन अरुण नहीं है। अरुण नहीं है। अरुण और वरुण, अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह आपका नहीं, स्थलीय ग्रह। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पर किया गया था, है ना, कौन सी वास्तुकला शैली में किया गया? उड़ीसा की बात कर रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत कोई शहर होगा, मतलब कोई अगर स्टेट होगा, मान लो तमिलनाडु इस टाइप का कोई है, कर्नाटक, तो वहाँ द्रविड़ शैली है, याद रखिएगा। और उड़ीसा पूछा गया है, साउथ में तो आता नहीं है, तो इसका आंसर होगा नागर शैली, है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ईस्ट इंडिया में आता है ना, मतलब ईस्ट, और आपका कौन सा है, नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट है ना। तो ईस्ट में नागर है और वेस्ट में आपका क्या, द्रविड़ शैली, याद रखिएगा। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली की वास्तुकला में किया गया था। लिंगराज मंदिर जो है नागर शैली की चरम अवस्था को दर्शाता है। लिंगराज मंदिर है कहां पर? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर कहां पे? उड़ीसा की राजधानी, ये उड़ीसा की क्या है, आपकी राजधानी है। लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी ने करवाया था। ययाति केसरी नाम याद रखिएगा, कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो इससे एक प्रश्न और बन सकता है ना, इसका निर्माण जो है करवाया गया था, किसने करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो पारित किया गया था, किसने किया था, आपको बताना है। तो ये किया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित हैं? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है किस देश से संबंधित हैं, है ना। ये आपको बताना है, पुर्तगाल के। हाँ, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1919 में अखिल भारतीय जो खिलाफत आपका सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दे सकते हैं, नई दिल्ली में क्या था, आयोजित किया गया था। और 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे। इन्हें अली बंधुओं के नाम जाना जाता है ना। इन्हें हम क्या है, अली बंधुओं के नाम से जानते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली को। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं? बताइए ऐसी कौन सी भाषा है जिसे भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? 36 नंबर में तो मैथिली को दिया गया, नेपाली को दिया गया, डोगरी को दिया गया, गढ़वाली को नहीं दिया गया। गढ़वाली यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देख सकते हैं 71वां संशोधन जो आपका हुआ था ना, संविधान संशोधन 1971 में, कोंकणी,
मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन कौन सी हैं? एक तो कोंकणी है आपकी, दूसरी मणिपुरी और तीसरी क्या है? नेपाली भाषा को। और 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भी आपका जोड़ा गया, है ना। तो देखिए 2 संविधान संशोधन हुए, पहले जोड़े गए 3, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इससे कई प्रश्न आपके बनते हैं कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में वो कौन संविधान संशोधन था? तो आप कहिएगा 71वां संविधान संशोधन था 1971 में, पहले 3 हुई। उसके बाद आप कहेंगे सर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो जोड़ा गया वो कौन संविधान संशोधन था? तो आप बताइएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 और जोड़ दी गई, है ना। और 14 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। चलो ये तो सब जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो है, कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? सबसे सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो है कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी ना, वो किस राज्य में बनी थी? राज्य का नाम बताना। राज्य का नाम था आपका केरल। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए कमेंट देखिए, सभी लोग करते रहिए कमेंट, हालांकि सभी लोग नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जो भी दिक्कत समस्या है आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो है केरल राज्य में बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनाया गया। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री भैया बने। नंबूदरीपाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था भूमि सुधार संबंधित है। 1977 में केंद्र में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। पहले कांग्रेसी सरकार बनती थी जिससे आजाद होता देश, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी 1977 में केंद्र में बनी थी। राज्य में बात करेंगे केरल बता दीजिएगा 1957 में, है ना। और अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि पहले जो है सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे ना गैर कांग्रेसी वो कौन थे, तो आप कहेंगे 1977 में बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपको यहाँ पर बताना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? 38 नंबर बताना है। और 38 नंबर का आंसर होगा पिंगली वेंकैया को। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? मतलब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से क्या है? संचालित है। अब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है, दुनिया का है, भारत के छोड़िए दुनिया का है, और वो आपका है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। वैसे सभी लोग जानते ही होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमने शहर पूछ लिया है। शहर बताना है कौन सा था? शहर था आपका ढाका। ढाका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? कौन से धर्म के पंथ हैं? 41 नंबर। तो ये आपके हैं बौद्ध धर्म के। कौन से? बौद्ध धर्म आपके यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा जो है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? मतलब हर एक नागरिक का भैया मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, रूस से लिया गया है ना। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनकी सुरक्षा भी एक नागरिक का कर्तव्य है ना। तो ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद नंबर 51 का ए में कहा गया है, 951 का ए, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 51 का ए होगा, ठीक है ना। 51 का ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 48 नहीं, ये देखिए ये आपका क्या है ना, समझिए प्रश्न को कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक का है। अगर हम कहें कि सरकार का कर्तव्य बनता है वो वाला है कि रक्षा करेगी, है ना, वो आपका 48 है। यहाँ पर नागरिक की बात हो रही है इसलिए 51 का है। बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों में। जब सरकार की बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करना तब 48 लगाइएगा, लेकिन नागरिक की जब बात करेंगे तो दोनों तरीके से कर्तव्य है ना। एक तरफ सरकार का भी कर्तव्य बनता है, नागरिक का भी बनता है। तो सरकार वाला 48 और नागरिक वाला 51 का ए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे आप गलतियां क्वेश्चन पे करते हैं, वही चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन गलतियां बहुत अक्सर हो जाती है सभी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में 35A, अच्छा बोला गया 35A किस वर्ष से जोड़ा गया था? ये कौन सी वर्ष से जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर ये जोड़ा गया था 1954 में, 1954। अब यहाँ पर देख सकते हैं 35 से जम्मू कश्मीर के विधानसभा को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता था।
अब तो भैया 35 का, अब तो वैसे भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अब आपका बन गया है ना। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, समाप्त कर दिया गया 35 को समाप्त कर दिया गया, ये भी याद रखना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 35 को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? 44 नंबर आपको बताना है। और ये आपके थे CD देशमुख थे। आंसर क्या होगा? ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, धर्म सभा का संस्थापक इनमें से कौन था? है ना। देखिए आर्य समाज की पूछते हैं तो आप कहते हैं सर दयानंद सरस्वती, है ना। तो ये सब आप तो बता ही देते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न हमने पूछा है ना, धर्म सभा पूछा है, धर्म सभा के संस्थापक की बात कर रहे हैं ना, तो आंसर यहाँ पे होगा राधाकांत देव थे। राधाकांत देव यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की यहाँ पर कांस्य प्रतिमा दी जाती है। कौन सी देवी की दी जाती है? आंसर आपका होगा सरस्वती, विकल्प जाएगा C नंबर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद के साथ देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, 1965 में दिया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1961 में हो गई थी, है ना। भारत का साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भी है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था जी शंकर ग्रुप को 1965 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देखिए 47 का आंसर बताना है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। मलेशिया की मुद्रा आपको बताना क्या है? मलेशिया की मुद्रा आपकी कौन सी है? रिंगित है, याद रखिएगा, रिंगित। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? 49 नंबर क्या होगा? तो ये आपका जो है मनी बिल जो है अनुच्छेद 110 में आपका परिभाषित किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? BSU जिसे कहते हैं, हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। कब किया गया था? 1916 में। 1916 में यहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे, टॉप 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन यहाँ पे अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।